गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर थर्ड और क्लास नंबर 12 है। ठीक है, तो लास्ट हम 39 क्वेश्चन कर चुके थे। 40वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसमें जर्नल एंट्री करना है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको जर्नल एंट्री करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 41। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 41। तो देखो क्या है। ओम राम तथा शांति एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2014 को उनकी स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। दायित्व में देखेंगे पूंजी दी है तीनों की, ओम राम और शांति की। सामान्य संचय है, लेनदार देबिल। संपत्तियों में भूमि भवन संयंत्र मशीन फर्नीचर प्राप्य बिल देनदार स्टॉक और बैंक। ये क्या दी हुई है आपकी संपत्ति। समायोजन में वह अपनी पूंजी के लिए 10,000 रुपया 1,00,000 रुपया लाएगा तथा लाभ में उसका भाग 1/10 होगा। वह ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए आवश्यक राशि लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3,00,000 रुपये किया गया। पट्टे पर भुनाए गए बिलों के लिए 18,000 रुपये का प्रावधान देयता बनाई जाएगी। फिर अगला पॉइंट है आपका स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को 20% से घटाया जाएगा। भूमि तथा भवन के मूल्य को 10% से बढ़ाया जाएगा। साझेदारों की पूंजी खातों का समायोजन हनुमान की पूंजी के आधार पर, नया साझेदार कौन है? हनुमान। पूंजी के आधार पर उनके लाभ सहभाजन अनुपात में चालू खाता खुलकर किया जाना है। देखो यहां पर क्या है महत्वपूर्ण बात, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? पूंजी समायोजन। इस चैप्टर में मतलब इस क्वेश्चन में हमें देखना है पूंजी समायोजन। पूंजी समायोजन क्या होता है पहले हम इसको समझ लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां पर पूंजी समायोजन को हम समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपकी एक साझेदारी फर्म है और इसमें 2 साझेदार हैं। कितने हैं? 2 साझेदार हैं। मान लेते हैं ए और बी। एक नया साझेदार जिसका नाम सी है वो फर्म में क्या करता है? साझेदार बनता, मतलब साझेदारी फर्म में प्रवेश किया। इन लोगों की पूंजी हम ले लेते हैं। इसकी पूंजी कितनी है? 1,00,000। इसकी भी पूंजी कितनी? 1,00,000। ठीक। और नया साझेदार जो है उसकी पूंजी हम ले लेते हैं यहां पर 60,000। नए साझेदार की पूंजी कितनी ले लेते हैं हम? 60,000। इनका लाभ हानि अनुपात, नया अनुपात जो है वो 5:5:5 यहां पर ले लेते हैं 2। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास, हम यहां पर क्या समझ रहे हैं? पूंजी समायोजन। पूंजी समायोजन इसको समझ रहे हैं। तो देखो क्या है, हमारे पास 2 साझेदार हैं ए और बी। ए की पूंजी है 1,00,000, बी की पूंजी है 1,00,000। और नया साझेदार कौन है? सी, जो फर्म में प्रवेश कर रहा है। इसकी पूंजी कितनी है? 60,000। इनका नया लाभ हानि अनुपात दिया, मतलब सी के प्रवेश के बाद फर्म का नया लाभ हानि अनुपात कितना? 5:5:2। अब क्या है क्वेश्चन में कि हमें पूंजी समायोजन करना है। तो पहले हमें एक नियम वाली बात देख लें। यहां पर
ए जो है ए, ठीक, ए को कितने भाग मिल रहे हैं? 5। ठीक है, या फिर अपन ऐसा ले देते हैं, नए साझेदार से करते हैं, तो मिटा दो यहाँ पर। नया साझेदार कौन है? सी। तो सी के कितने भाग हैं फर्म में? लाभ हानि अनुपात में कितने भाग हैं? 2। तो सी के 2 भाग की पूंजी बराबर कितना है? 60,000। मतलब जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है तो उसको लाभ में कितने हिस्से मिल रहे हैं? 2। और पूंजी कितनी दे रहा है? वो 60,000। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर? इसलिए एक भाग बराबर, एक भाग बराबर कितना? 60,000 भागित कितना आ जाएगा यहां पर? 2। तो 30,000 कितना आएगा? एक भाग बराबर कितना आ जाएगा? 30,000। 60,000 भागित 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि सी को लाभ हानि में कितने भाग मिल रहे हैं? 2। पूंजी कितनी दे रहा है? 60,000। तो एक भाग बराबर कितना आ गया? 30,000। अब नया साझेदार क्या कहता है कि जितने लाभ में हमें हिस्सा मिल रहा है, हमें 2 भाग मिल रहा है, और हम पूंजी कितनी दे रहे हैं? 60,000। एक भाग बराबर कितना हुआ? 30,000। तो एक ही पूंजी, सी क्या बोल रहा है कि जो पुराने साझेदार हैं ए और बी, उनकी पूंजी हमारे लाभ हानि अनुपात के अनुसार समायोजित करना है। कैसे? जैसे ने बोला कि एक भाग बराबर इसका कितना है? सी का 30,000। तो बी को कितने भाग मिल रहे हैं? 5। तो 5 गुणित गए 30,000 बराबर कितना आएगा? 1,50,000। मतलब सी का कहना है कि हमारे 2 भाग की पूंजी बराबर 60,000 है, तो ए के 5 भाग है, इसलिए उसकी पूंजी कितनी होनी चाहिए? 1,50,000। तो पुराने साझेदारों की पूंजी हमारे लाभ हानि अनुपात में समायोजन करना है, ऐसा किसका कहना है? नए साझेदार को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पूंजी का समायोजन। जब सभी साझेदारों की पूंजी का समायोजन नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं पूंजी का समायोजन, लाभ हानि अनुपात में समायोजन। तो किसके अनुपात में हो रहा है? नए साझेदार के। बी की पूंजी, ठीक, बी की पूंजी यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि बी के यहां पर कितने भाग हैं? 4। 5 की जगह कितना मान लेते हैं हम? 4। तो 4 गुणित गए 30,000, 4 3 12, 1,20,000। बी की पूंजी कितनी आएगी? 1,20,000। ए की कितनी आएगी? 1,50,000। जबकि ए की पूंजी अभी वर्तमान में कितना है? 1,00,000, और होना कितनी चाहिए? 1,50,000। तो कम पड़ रहा है, ए का पैसा क्या है? कम। तो ए से हम 50,000 रुपये और लेंगे। ए क्या करेगा? 50,000 रुपये और फर्म में लेके आएगा। ऐसे ही बी जो है उसकी पूंजी होना कितनी चाहिए? 1,20,000, और है कितनी? 1,00,000। ठीक, तो इसके कितने कम है? 20,000 रुपये। तो जो बी है, बी 20,000 रुपये क्या करेगा? लाएगा फर्म में। बी क्या करेगा? 20,000 रुपये फर्म में लेके आएगा। तो ये क्या कहलाता है? आपका पूंजी का समायोजन। जब नए साझेदार के प्रवेश पर सभी साझेदारों की पूंजी नए साझेदार के लाभ हानि अनुपात में समायोजित की जाती है तो इसको हम पूंजी का समायोजन कहते हैं। तो इसके लिए आपको नया लाभ हानि अनुपात पता होना चाहिए। तो हम सवाल करेंगे, पहले इसको रफ कर दें। यहां पर अब देखेंगे हम सवाल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाता।
ठीक, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो यहाँ पर विवरण, राशि, विवरण, राशि। समायोजन देखेंगे हम, सवाल की समायोजन क्या है देखो। तो क्या लिखा हुआ है यहां से, तीसरे नंबर की समायोजन से, यहाँ पुनर्मूल्यांकन क्या लिखा है, बट्टे पर भुनाए गए प्राप्त बिलों के लिए 18,000 रुपए की एक देयता बनाई जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो बिल भुना लिए, प्राप्य पत्रों को जो भुना लिया है, 18,000 रुपए की देयता बनाना है, मतलब हमें 18,000 रुपए देना होंगे ना, इनका दायित्व उत्पन्न हो सकता है। तो दायित्वों में वृद्धि, हमें 18,000 रुपए देना है, दायित्वों में वृद्धि क्या होती है, हानि। तो इसको हम पुनर्मूल्यांकन के कहां लिखेंगे, डेबिट में, यहां पर लिखेंगे हम पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन यहां पर डेबिट में लिखेंगे, भुनाए गए 18,000 रुपए की दायित्व बढ़ गए आप, ये फर्म के लिए क्या होती है, हानि। तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। अगला, स्टॉक ऑफ फर्नीचर के मूल्य को 20% से घटाना है। स्टॉक ऑफ फर्नीचर संपत्ति है, इनकी मूल्य में कमी क्या होगी, हानि। तो डेबिट में लिखेंगे स्टॉक फर्नीचर। ठीक है, देखो तो यहां पर निकाल लेते हैं हम इस पर, स्टॉक 20% की कमी करना। देखो स्टॉक कितने का है, स्टॉक ये दिया है 1,11,000, इसका 20%, 1,11,000 का 20% हम निकालेंगे, 20/100 कितना आ जाएगा, 22,000। कितना आएगा आपका, 22,200। यहां पर लिख देंगे 22,000। और आगे, फर्नीचर पर 20% कम करना है। फर्नीचर कितने का है, 2,33,000, तो इसका निकालेंगे हम। दूसरा पॉइंट, फर्नीचर 2,33,000, इसका निकालेंगे 20%, 20/100 कितना आ जाएगा, 46,600। यहाँ लिख देंगे 46,000, कितना आएगा, 46,000। आगे देखो, फर्नीचर भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। भूमि भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि। तो भूमि भवन कितने का है, 3,64,000, इसका 10% क्रेडिट में लिखेंगे। भूमि भवन 3,64,000 का, तो कितना आएगा, 36,400, 10% कितना आ जाएगा, 36,400। और देखो आगे, भूमि भवन के बाद साझेदारों की पूंजी, बस यहां पर और कुछ नहीं दिया है ना, और कुछ भी नहीं है, तो हम इनका टोटल कर देंगे। क्रेडिट का टोटल कम है, डेबिट का ज्यादा, मतलब हानि हो रही है। यहाँ का डेबिट का टोटल कितना आएगा, 0, 0, 8, 10, 16, 4, 8, 86,800 रुपए का डेबिट का टोटल है। इसमें से माइनस करेंगे हम क्रेडिट का 36,400, 0,0,4,0,5, 50,400 की क्या हो गई, हानि। 50,400 की क्या आ गई, हानि। तो पुनर्मूल्यांकन की हानि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। तो यहां पर लिखेंगे हम हानि 50,400 को उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। लाभ हानि अनुपात देखो कितना है, 3:2:1, कितना है, 3:2:1/6।
फिर बटे में कितना आ जाएगा 6, डिवाइड कर दो, 6 8 48, कितना बचा 2, 6 चौको 24, गुणा कर दो, 3 का गुणा करेंगे पहले तो 0 0, 4 3 12, 8 3 24 1 25, 2 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16 800, 1 का गुणा कर दो तो 8400। यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे हानि, नाम लिख देंगे साझेदारों के, क्या क्या है यहाँ पर, ओम, राम और शांति। ओम, राम, शांति। ठीक, ओम की हानि का हिस्सा कितना है तो 25,200, राम की कितनी है 16,800, शांति का कितना है 8,000। इस तरीके से टोटल करेंगे तो 50,400, यहाँ का टोटल आ जाएगा 86,800। ये हो गया, ये क्या बना दिया आपने, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब आगे हम क्या तैयार करेंगे, आपका पूंजी खाते। चार साझेदार हो गए, चार, रण, ओम, राम, शांति और हनुमान। यहाँ पर पूंजी खाते, विवरण, ओम, राम, शांति, हनुमान। विवरण, ओम, राम, शांति, हनुमान। ये आपके साझेदार कितने हो गए, चार। सबसे पहले हमने क्या बताया, साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, पूंजी का शेष लिखेंगे, पुराने साझेदारों का लिख देंगे हम शेष। देखो कितना दिया हुआ पूंजी का शेष, 3,58,000, 3,00,000 और 2,62,000, ये लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3,58,000, 3,00,000, 2,62,000, 3,00,000, 2,62,000। नए साझेदार में डैश कर दें, फिर लिखेंगे रोकड़। नया साझेदार पूंजी के कितने पैसे दे रहा है तो उसको लिख देंगे, कितने दे रहा है 1,00,000 रुपए। यहाँ पर लिखेंगे नया साझेदार पूंजी की कितना पैसा दे रहा है 1,00,000 रुपए। फिर देखो आगे पुनर्मूल्यांकन की हानि है, तो साझेदारों से हानि का पैसा लेना है, पुनर्मूल्यांकन का लेना है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन कितनी है हानि, तो यहाँ पर देखो लिखा है 25,200, 16,800, 8,400, 25,200, 16,800, 8,000। हानि का पैसा लेना है साझेदारों से तो कहाँ लिख दिया अपन ने, डेबिट में। फिर आगे देखो चिट्ठा देखेंगे, चिट्ठे में दिया सामान्य संचय। यदि चिट्ठे में पिछली संचय या लाभ दिया है तो वो पुराने साझेदारों को बांट दिया जाता है पुराने अनुपात में। तो कितना दिया है संचय, 48,000 रुपए, इसको हम बांट देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं संचय, यहाँ पर कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा है 48,000 को हम बांटेंगे 3:2:1 बटे कितना 6, 6 8 48, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, इतना पैसा इनको संचय बांटेंगे। ये क्या है आपका संचय। तो साझेदारों को संचय का पैसा देना है तो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर
क्रेडिट क्या है, संचय। देना है तो क्रेडिट में, यहां पर बांट दो आप, संचय 48,000 को 3 को 1/6, 8 48, 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 24, 16, 8। ठीक है, ये आपने क्या बांट दिया, सामान्य संचय बांट दिया। और देखो चिट्ठी में क्या दिया है, और कुछ नहीं है। एक और चीज है, वह ख्याति प्रीमियम के लिए अपने भाग के लिए आवश्यक राशि लाएगा, और फर्म की ख्याति कितनी है, 3 लाख। नया साझेदार ख्याति के लिए कितना आवश्यक राशि लेके आएगा, तो हम यहां निकालेंगे 5वां, ख्याति में हनुमान का भाग नए साझेदार का ख्याति में भाग। फर्म की कुल ख्याति कितनी दी है, 3 लाख। 3 लाख का हम 1/10, क्योंकि नए साझेदार को कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/10। 1/10 कितना हुआ, 30,000 रुपए। तो नए साझेदार को हमें ख्याति का कितना पैसा देना है, 30,000। अब 6वां पॉइंट, ख्याति का विभाजन जो है हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में करते। सवाल में कुछ नहीं लिखा, तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। तो देखो यहां पर पुराना अनुपात कितना है, 3:2:1/6। यही आपकी क्या है, ख्याति है, जिसको हम बांट देंगे त्याग अनुपात में 3:2:1 में। तो 6×5 30, 5×3 15, 5×2 10 और 5 एकम 5। ये क्या आ गया, ख्याति में पुराने साझेदारों का हिस्सा या भाग। तो हम इसको बांटेंगे। देना है साझेदारों को तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम कितना आएगा, 15,000 पहले को मिलना है, फिर इसको 10,000, इसको 5। ठीक, ये भी हो गया। अब सवाल में कुछ नहीं है। ठीक, अब सवाल में क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बस हमें क्या करना है, एक लास्ट समायोजन और करना है ना। लास्ट समायोजन क्या करना है कि नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में सभी साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नया अनुपात निकालना पड़ेगा। हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। देखो यहां पर कौन कौन है साझेदार, ओम राम शांति, ओम राम व शांति का अनुपात कितना है, 3:2:1। ओम राम और शांति का अनुपात कितना है, 3:2:1। नए साझेदार हनुमान का भाग कितना है, 1/10। सवाल में कुछ नहीं लिखा, तो हम सबसे पहले नए साझेदार को देंगे। बचा हुआ भाग पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे नए साझेदार हनुमान को 1/10 भाग देने के बाद शेष। तो कितना बचेगा, हमने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका, एक में ऊपर कितना, एक में कितना जोड़े कि वो नीचे वाली 10 के बराबर हो जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा अपन को, 9। ऊपर क्या लिखेंगे, 9, नीचे क्या आ जाएगा, 10। मतलब शेष भाग, हनुमान को 1/10 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा, 9/10। अब हम यहां पर निकालेंगे क्या, ओम का नया भाग या ओम का भाग, ओम का नया भाग।
तो 9/10 का, अब सभी साझेदार मतलब जो पुराने साझेदार बचे उनको शेष का मिलेगा, जो पहले मिल रहा था वही। एक कंडीशन कौन सी कहलाती है, जब पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले नए साझेदार को दे देते हैं और बचा हुआ भाग पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। तो हमने नए साझेदार मतलब हनुमान को 1/10 दे दिया, बचा हुआ 9/10 भाग है वो हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो 9/10 का ओम को कितना मिलेगा, 3/6। अब का मतलब होता है गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 9×3 27, 27/60 कितना आ जाएगा, 27/60। ओम के बाद राम का भाग, नौ बटे दस का, इसको भी शेष का मिलेगा, पहले कितना मिलता था 2/6, अब भी 2/6 मिलेगा, तो 2/6 लेंगे हम, 9×2 = 18/60। शांति का भाग, 9/10 का 1/6, तो 9/60। नया अनुपात, ओम का कितना है 27/60, राम का 18/60, शांति का 9/60, और नया साझेदार जो है उसका भाग कितना है 1/10। अब सबके बटे में क्या है देखो 60, तो नए साझेदार हनुमान के बटे में भी कितना होना चाहिए 60। तो हम 10 में कितने का गुणा कर देंगे 60 हो जाए, 6 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने का ऊपर, 6 का ऊपर 6 का नीचे, मतलब क्या आ जाएगा आपका 27/60, 18/60, 9/60, 6×6 6/60। अब सबके हर समान हो गए हैं तो हर को हम अलग कर देंगे, बचेगा क्या ऊपर का अंश, मतलब 27, 18, 9 और 6। अब इसको और कोई संख्या से काटेंगे, क्या कटेगा, हाँ कट जाएगा। कितने से कटेगा आपका 3 से, 3 नाम 27, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 3×2 = 6। तो ये आ गया आपका नया लाभ हानि अनुपात, 9:6:3:2। ठीक, अब यहां पर हम इसका एक और भाग कर लेते हैं। यहां पर करेंगे हम पूंजी समायोजन। अब पूंजी समायोजन कैसे, देखो यहां लिख देते हैं हम पूंजी समायोजन। देखो काफी बड़े सवाल होते हैं, फाइनल बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम ये सब चीजें सीख रहे हैं इसलिए सभी क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड के हिसाब से हम आपको बता चुके हैं कि क्या आता है, फिर भी नॉलेज बढ़ाना है आपको, चीजें सीखना है, तो इनको करना भी जरूरी है। ठीक है, पूंजी समायोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहां पर क्या है, नए साझेदार के अनुपात कितना दिया हुआ है, तो हनुमान का। हम पूंजी समायोजन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हनुमान की 2 भाग की पूंजी बराबर, हनुमान को लाभ हानि में कितने भाग मिल रहे हैं 2, और पूंजी के कितने दे रहा है वो, यहां पर देखो 1,00,000 रुपए जी लिखा है 1,00,000। तो यहां पर हम लिखेंगे हनुमान की 2 भाग की पूंजी कितनी है 1,00,000, इसलिए एक भाग बराबर, यदि 2 भाग बराबर 1,00,000 तो एक भाग बराबर कितना आ जाएगा 1,00,000, भागित कितना कर देंगे हम 2, कितना आएगा 50। ठीक है, कितना आ जाएगा 50,000 रुपये। हनुमान के 2 भाग की पूंजी बराबर कितना है आपका 1,00,000, तो एक भाग बराबर कितना है 50,000। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम निकालेंगे किसकी पूंजी, ओम की पूंजी। अतः ओम की पूंजी
ध्यान से देखना है यहाँ पर ओम की पूंजी। ओम को कितने भाग मिलते हैं फर्म में? 9। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 गुणित गए एक भाग बराबर कितना है? 50,000। तो 9 पना 45, 4,50,000। जो ओम है उसकी पूंजी कितनी होगी? 4,50,000 होना चाहिए। ऐसे ही निकालेंगे हम राम की पूंजी। राम को कितने भाग मिलते हैं? ये लिखें 6। नया अनुपात में लाभानी अनुपात के भाग कितना है? 6। तो 6 गुणित गए एक भाग बराबर कितना है? 50,000। 6 पंची 30, 3,00,000। राम की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 3,00,000। फिर निकालेंगे हम शांति। शांति की पूंजी। तो इसके कितने भाग हैं शांति के? 3। तो 3 गुणित गए 50,000। तो कितना आएगा? 1,50,000। 1,50,000। तो ये क्या आ गया? सभी साझेदारों की पूंजी लाभ हानि अनुपात में आ गई, नए साझेदार की लाभ हानि अनुपात में समायोजित हो गई। अब हम जब पूंजी खाते तैयार करेंगे यहां पर तो हमें देखना पड़ेगा। देखो ये हम पूंजी खाते तैयार कर रहे हैं तो क्या है, इसकी पूंजी निकालते हैं सबसे पहले। तो कितना आने वाला है टोटल? यहां पर देखो रफ में लगा लेते हैं पहले ओम का। ठीक, कितना है? 0 0 0 0 0 1 2 3, तीसरा 8 4 12 5 17, चौथा 5 7 8 9, 2 और 1 सॉरी 3। तो डेबिट का टोटल कितना दिया हुआ है ओम का? क्रेडिट का टोटल दिया हुआ है 3,97,000 और डेबिट का टोटल कितना है आपका? 25,200। यहां पर हम लिखेंगे शेष। ध्यान से देखना, शेष नीचे ले गए। उन्होंने कहा कि जो ओम की पूंजी है वो कितनी होना चाहिए? 4,50,000। ये अपन निकाल चुके, मतलब इनका शेष होना चाहिए 4,50,000। तो यहां पर शेष कितना है? 4,50,000 इतना होना चाहिए, जबकि क्रेडिट में कम है। तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल डेबिट का यहां पर अभी पूंजी कितनी है यहां निकाल लेते हैं। एक और पेज ले लेते हैं रफ। देखना ध्यान से, ओम 4,50,000 पूंजी होना चाहिए। ओम की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 4,50,000। जबकि अभी है कितनी है वो देखो आप। डेबिट का क्रेडिट का टोटल कितना है? 3,97,000। क्रेडिट का टोटल 3,97,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे हानि। ठीक है, हानि कितनी माइनस कर देंगे? या फिर आप एक और सिंपल काम करें, यदि ऐसे में थोड़ा सा आपको यदि दिक्कत जाए तो एक बिल्कुल कि हम पूंजी खाते को 2 स्टेप में बना लेते हैं ना। इसको ना करके आप क्या करो, यहां पर पूंजी खाते को 2 स्टेप में बनाओ। कैसे बनाएंगे देखो। रेजर पूंजी खाते को आप 2 स्टेप में बना लो। जब भी पूंजी समायोजन करना हो आपको तो उसको 2 स्टेप में कर लिया करो। ठीक, ठीक। हम यहां पर शेष निकाल लेते हैं। यहां पर क्या कर लेंगे हम? शेष निकाल लेंगे पहले। तो इनका टोटल किया कितना आएगा? 0 0 0 8 5 12 17, एक 6 2 8 और एक 9। 3,97,000 में से डेबिट के माइनस कर दो तो क्या लिखेंगे? शेष नीचे ले गए 25,200 माइनस कर दो। 3,97,000 में से
25,200 हम माइनस कर देंगे, तो 0,0,8,1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, कितनी बची? 3,71,800। जब भी पूंजी समायोजन करना हो तो पूंजी खाते 2 स्टेप में बनाना है। दूसरा यहाँ पर 3 लाख प्लस 16,000 प्लस 10,000, तो 3,26,000। 3,26,000 में से कितना माइनस करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 326 माइनस डेबिट का 16,800, 0,0,2,9,6,15, 0,3, इसका बचेगा 3,09,000, टोटल आ जाएगा 3,97,000, इसका आएगा 3,26,000। ठीक, अगला तीसरा, इसका टोटल करो तो कितना आ जाएगा? 8 5 13, 2 15, 75, 0 0 10 15 7, 2,75,000। तो 2,75,000 में से हम डेबिट का माइनस करेंगे 8,400, 8,400 डेबिट का माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 0 0 6 14 6, 2,66,600, 2,66,600, टोटल 2,75,000। और इसका तो कितना है? 1 लाख। यहाँ पर कितना? 1 लाख। ध्यान दो, जब हम साझेदारों की पूंजी समायोजित करते हैं, मतलब पूंजी समायोजन करना हो, तो पहले हम पूंजी खाते वैसे ही बना लेते जैसे बना रहे थे। तो हमने क्या, साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, साझेदारों से जो कुछ लेना सब डेबिट में लिखा। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस कर दिया तो शेष आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस शेष को हम क्रेडिट में फिर से लिखेंगे, शेष नीचे लाए। हमने बोला ना कि हम पूंजी समायोजन जब भी करते हैं तो पूंजी खातों को 2 स्टेप में बनाते हैं। एक तो सिंपल, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही हमने शेष निकाल लिया। अब दूसरा, उस शेष को हम फिर से नीचे लेके आएंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो पहले का कितना है? 3,71,800, दूसरे का कितना है? 3,09,200, और तीसरे का 2,66,600, और चौथे का तो 1 ही लाख है। ठीक, अब यहां पर देखो कितना सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल है? अब ध्यान से यहां लिखेंगे हम, शेष नीचे ले गए, मतलब जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी कितनी होना चाहिए, तो ये लिखी है, अपन निकाल चुके थे। ओम की 4,50,000, राम की 3 लाख, और शांति की 1,50,000। तो यहां पर हमें लिखना है, इसकी शेष होना चाहिए 4,50,000, इसका 3 लाख, इसका 1,50,000। ठीक, और इसका तो 1 लाख है ही नए साझेदार का। इसी के अनुसार हम समायोजित कर रहे हैं, तो इसको तो अपन बंद ही कर दो, बाकी का अपन देखेंगे। तो देखना ध्यान से, ओम की पूंजी 450 होना चाहिए, और अभी है कितनी? 3,71,800, मतलब कम है। यदि कम है, उनने कहा है कि चालू खातों से इनका समायोजन करना, ये लिखा है देखो। साझेदारों की पूंजी का समायोजन हनुमान की पूंजी के आधार पर अनुलाभ हानि अनुपात चालू खाता खोलकर किया जाना है। तो हम क्या करेंगे, जहां कम पड़ रहा है वहां पर हम चालू खाता लिखेंगे। क्रेडिट में कम पड़ रहा तो यहां लिख देंगे चालू खाता। कितना कम पड़ रहा है, अब वो हम माइनस करेंगे। तो 4,50,000 में से कितने? 4,50,000 में से हम क्रेडिट का माइनस कर देंगे। यहां पर 4,50,000 माइनस कर देंगे। अभी कितनी पूंजी है? 3,71,800, 0,0,2, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 7, 78,200। ये क्या है आपका? 78,200 रुपये, है ना, ये लेके आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 78,200, टोटल आएगा 4,50,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 4,50,000।
फिर से एक बार ध्यान से, हमने पहले सिंपल जैसे पूंजी खाते बनाते थे हमने वैसे बना के शेष निकाल लिया। क्रेडिट में लिखा शेष नीचे लाए। अब हम अपनी नई पूंजी जो है उसको लिखेंगे डेबिट में, शेष नीचे ले गए। पहले की पूंजी होना चाहिए 4,50,000, राम की 3 लाख, दूसरे की तीसरे की शांति की 1,50,000 और चौथे की तो 1 लाख दी है। तो यहां पर शेष दिया कितना, 3,71,800, और होना कितनी चाहिए, 4,50,000, तो कम है। उन्होंने बोला पूंजी खाते में जो कमी होती है या वृद्धि उसको चालू खाते के माध्यम से समायोजित करना है। तो हम क्रेडिट में कम पड़ा तो क्रेडिट में लिख देंगे चालू खाता। कितना कम पड़ रहा है, 450 में से 3,71,800 माइनस किए तो कितना आया, 78,200, टोटल हो गया 4,50,000। ऐसे दूसरे का देखेंगे, क्रेडिट का टोटल कितना है, 3,09,200, और होना कितना चाहिए शेष, 3 लाख, मतलब क्रेडिट में ज्यादा है डेबिट में कम है, 3 लाख। तो डेबिट में लिखेंगे हम चालू खाता, इनका जो अतिरिक्त है उसको हम चालू खाते में ट्रांसफर कर देंगे, कितना, 9,200। 3,09,200 में से 3 लाख माइनस किए तो कितना बचा अतिरिक्त, 9,200, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे हम, चालू खाते में। टोटल आ जाएगा 3,09,200। अगला तीसरा, इसकी पूंजी का शेष कितना है, शांति का 2,66,600, जबकि होना कितना चाहिए, 1,50,000, ज्यादा है इसका। कितना ज्यादा है निकालेंगे हम, 2,66,600 में से 1,50,000 घटा दो, 0,0,6,6,1,1, 1,16,600 इसका ज्यादा है, तो यहां लिख देंगे डेबिट में 1,16,600, टोटल 2,66,600, कितना आ जाएगा। ठीक है, चालू खाते में अपन ने लिख दिया यहाँ पर 9,200 आ गया, और इनका आ गया 1,16,600। देखो यहाँ पर चेक कर लेते, चालू खाते शांति का 1,16,600, ठीक, और ये वाला इसका कितना आ गया, 16,000, 9,200 क्रेडिट। तो इस तरीके से आपके पूंजी खाते भी तैयार हुए, हमें सिर्फ दो तैयार करना था, पूंजी खाते और पुनर्मूल्यांकन। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, ये आपका पूंजी समायोजन का वर्किंग नोट है, ये पूंजी खाते हैं आपके, और ये आपका पुनर्मूल्यांकन खाता दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा हुआ है, चंदर तथा दामिनी एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी स्थिति विवरण निम्नानुसार था या निम्न प्रकार था। दायित्व में लेनदार दिए पूंजी दोनों की, बैंक में रोकड़, प्राप्य बिल, देनदार फर्नीचर और भूमि भवन। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ के 1/3 भाग के लिए एलिना को निम्न शर्तों पर नया साझेदार बनाया। एलिना अपनी पूंजी के 3 लाख रुपए तथा ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए 50,000 रुपए लाएगी, जिसके आधे का चंदर तथा दामनी आहरण कर लेंगे, मतलब आधा पैसा ख्याति का निकाल लेंगे। 5,000 रुपए के देनदारों का लेखा नहीं किया गया था। फर्नीचर को 10% कम किया जाएगा तथा प्राप्य बिल व देनदारों पर डूबत ऋण संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान किया जाएगा। भूमि भवन के लिए 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का एक दावा था जिसके लिए 8,000 रुपए की देयता का सृजन किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाते और साझेदारों की पूंजी खाते तैयार करना। तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पर तैयार करते हैं। पुनर्मूल्यांकन ऋण राशि
विवरण राशि समायोजन देखो। सबसे पहले 5,000 रुपए के देनदारों का लेखा नहीं किया गया। देनदार क्या होती? संपत्ति। देनदारों को हम लिखना भूल गए, अब लिखोगे तो आपकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी, देनदार क्या होंगे? आपके बढ़ जाएंगे। तो संपत्ति में वृद्धि, लाभ होता है। पुनर्मूल्यांकन के हम क्रेडिट में लिखेंगे देनदार। आपकी संपत्ति बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 5, 1 पॉइंट। दूसरा, फर्नीचर को 10% से कम किया जाए। संपत्ति में कमी क्या है? हानि, तो डेबिट में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन के। फर्नीचर 10% देखेंगे। फर्नीचर कितने का है? 1,10,000, और 1,10,000 का 10% निकाल लेंगे, यहां पर लिख लो। फर्नीचर 1,10,000 का 10%, 10/100 कितना आ जाएगा? 11,000। डेबिट में लिख देंगे 11,000। ये वाला। फिर देखो अगला, आगे प्राप्य बिल व देनदारों पर डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण 5% प्रावधान करना है। प्राप्य बिल और देनदार, तो देखेंगे यहां पर प्राप्य बिल कितना है? 45। यहां पर संदिग्ध ऋण, ठीक है, वो प्रावधान, संदिग्ध ऋण प्रावधान। देनदार, देनदार देखो कितने के हैं? देनदार दिए हैं 75,000। कितने के दिए हैं? 75। लेकिन 5,000 रुपए के देनदार ही बढ़ गए आपके, ठीक है। 5,000 रुपए के देनदार और क्या हो गए? बढ़ गए। तो यहां पर हम लिखेंगे 75 + 5, देनदार कितने के हो गए? 80। प्राप्य बिल प्लस कर देंगे प्राप्य। प्राप्य बिल कितने के हैं? 45,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1,25,000। तो 1,25,000 का हम 5% बनाएंगे, 5/100, 0, 0, 0। यहां पर कितना आ जाएगा? 6,250। संदिग्ध ऋण प्रावधान कितना बनेगा? देनदार और प्राप्य बिल पर 5%। देनदार आपकी 75 थी, लेकिन 5,000 बढ़ गए, क्योंकि जो पुस्तकों में नहीं लिखे थे अब उनको लिखना पड़ेगा, तो उस पर भी बनेगा। टोटल 6,250 का बना। तो यहां पर लिखेंगे डेबिट में। संदिग्ध ऋण प्रावधान फर्म के लिए हानि होती है, तो डेबिट में लिखेंगे। संदिग्ध ऋण प्रावधान 6,250। अगला पॉइंट, भूमि भवन के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी। भूमि भवन संपत्ति है, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही, तो क्या है? लाभ। क्रेडिट में लिखेंगे भूमि भवन। देखो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, वो भी हम देख लेते हैं। 20%। भूमि भवन कितने का है? 3,10,000। 3,10,000 का 20%, 10% में 31,000, 20% में 62,000। यहां पर लिख देंगे हम सीधा कितना? 62,000। चलो, और देखो एक और समायोजन। फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का एक दावा था, इसके लिए 8,000 रुपए की देयता का सृजन करना। मतलब फर्म के विरुद्ध दायित्व में वृद्धि हो रही है, आपको किसी को 8,000 रुपए देना पड़ेंगे दायित्व के, है ना। जो क्षतिपूर्ति का उसने दावा किया है, तो आपको 8,000 रुपए देना होंगे। तो दायित्व में वृद्धि क्या होती है? फर्म के लिए हानि, हम डेबिट में लिखेंगे। क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान कितना? 8,000 रुपए। और देखो और क्या बचा है? बस अब सब कुछ हो गया और कुछ भी नहीं बचा। तो क्रेडिट का टोटल हम कर देंगे, तो आ जाएगा 67,000। उसमें से हम डेबिट का माइनस कर देंगे। डेबिट का कितना है? तो 11, 17, 25,250। 25,250
50, इसको माइनस करेंगे या आप रफ में करना तो 0, 5, 7, 1, 4, 41,750 की क्या होगा, क्या हो गया, लाभ। तो यहां पर लिखेंगे तीसरा लाभ, ये क्या निकला आपका लाभ 41,750। किस अनुपात के हैं साझेदार, देखो लाभ हानि अनुपात बराबर, कितने साझेदार हैं, 2। तो यहां पर हम लेंगे 1:1, 1:1 बटे 2, 2 से कितना आएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ते 14, 2 पंची 10, तो 1 का गुणा करोगे तो 20,875 इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,875। यहाँ लिखेंगे लाभ डेबिट में। नाम क्या है इन साझेदारों के, चंदर और दामिनी, चंदर दामिनी। 20,875, 20,875 तो देखो लाभ कितना आ गया अपना, 41,750 लाभ आया, जो हमने लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर बांट दिया 1:1। तो कितना आया, 20,875 डेबिट में लिखेंगे, चंदर का 20,875, दामिनी का 20,875, इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41,750, यहाँ पर 67,000, टोटल कितना आ जाएगा, 67,000। ये पुनर्मूल्यांकन खाता आपका तैयार हुआ। आगे पूंजी खाते पर इसके तैयार करें। चंदर, दामिनी और तीसरा साझेदार कौन है यहाँ पर, एलिना, एलिना। दामिनी, ठीक है, आगे आपका विवरण। सबसे पहले हम क्रेडिट में साझेदारों को जो कुछ देना तो क्रेडिट में, लेना तो डेबिट में। पूंजी खाते का शेष लिखेंगे, शेष पुराने साझेदारों की पूंजी कितनी दी हुई है, देखो 250 और 2,16,000, तो ये लिख देंगे 2,50,000, 2,16,000। फिर लिखेंगे रोकड़, नया साझेदार पूंजी के कितने पैसे दे रहा है, यहाँ पर लिखा है पूंजी के कितने दे रहा है, 1,00,000 रुपया और प्रीमियम के 50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी, पूंजी के 3,00,000 है सर, 3,00,000, 3,00,000। फिर लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम, साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, ख्याति का पैसा में पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में देना होता है तो हम क्रेडिट में लिख देंगे ख्याति के लिए प्रीमियम। कितनी लेके आए वो ख्याति, 50, तो यहाँ पर ख्याति 50,000। किस अनुपात में लेके आए हैं वो देख लेंगे हम, त्याग अनुपात देख लेंगे इनका, कुछ नहीं कहा है, पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहेगा तो क्या होता है, पुराना अनुपात ही इनका त्याग अनुपात कहलाता है।
तो यहाँ पर हम ख्याति को बराबर बराबर बांट देंगे, 1:1/2, 25, 25,000 और 25,000, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे हम 25,000 चंदर को देंगे, 25,000 दामिनी को। अब एक और काम कर लो, सवाल में कहा था कि ख्याति का आधा धन, जी लिखे, आधा चंदर तथा दामिनी आहरण कर लेती, मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 25,000 का आधा डेबिट में लिखेंगे रोकड़, चंदर कितना निकाल लेगा 12,500, दामिनी भी कितने निकालेंगे आधी 12,500 निकाल लेंगे। पुनर्मूल्यांकन का लाभ हमें साझेदारों को देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे, देना है तो क्रेडिट में। पुनर्मूल्यांकन कितना लाभ देना है 20,875, 20,800। और देखो चिट्ठे में कोई संचय वगैरह है क्या, नहीं, कोई भी संचय वगैरह भी नहीं है चिट्ठे में, और कुछ नहीं दिया। बस अब हम शेष कर लेंगे, शेष निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल इसका आ जाएगा कितना 40, 2,95,875, 2,95,870, 90, 95, ठीक, 2,95,875 माइनस कर देंगे इसमें से डेबिट का 12,500, कितना बचेगा 5, 7, 3, 3, 8, 2,83,375। तो यहाँ लिखेंगे शेष, नीचे ले गए कितना 2,83,375, टोटल आ जाएगा 2,95,875। ऐसे दूसरे का निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल कर लेंगे 2,16,000 प्लस 25,000 प्लस 20,875। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 50, 60, 61, मतलब 2,61,875 क्रेडिट का टोटल। इसमें से डेबिट का हम 12,500 माइनस कर देंगे, 12,500, तो कितना आ जाएगा 5, 7, 3, 9, 2, 11, 5, 4, 2,49,375, 2,49,375, टोटल 2,61,875। और तीसरे का पूरा ज्यों का त्यों जैसा दिया है 3 लाख वही शेष होगा। तीसरे के में कुछ भी नहीं घटाना ना जोड़ना एलिना में, यहाँ पर शेष कितना लिख देंगे हम 3 लाख। ठीक है, तो ये क्या तैयार हो गया आपके पूंजी खाते। इसमें पूंजी का समायोजन नहीं करना था ना, सिंपल था। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतने ही। अब हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है एंड पोजीशन पे चल रहा है, लास्ट। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी इसका पुनर्मूल्यांकन खाता पूंजी खाते बना के लाना है, हम कराएंगे इसके लिए कल, लेकिन उसके पहले आपको इस सवाल को करके लाना है। थैंक यू, बाकी हम कल देखते हैं।